स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और लेते हैं आज के एमसीक्यूज का पहला प्रश्न। हाल ही में ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स सुर्खियों में था, यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए, दक्षिण अफ्रीका में मरबर्ग वायरस रोग को समाप्त करने के लिए चलाया गया एक अभियान, बी, अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए की गई एक पहल, सी, यूक्रेन के सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए ब्रिटेन की अगुवाई में किया गया प्रयास, अथवा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स यूक्रेनी सशस्त्र बलों के लिए एक ब्रिटिश नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लिथुआनिया, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन और फिनलैंड भी शामिल हैं। यह 27 जून 2022 को शुरू किया गया था। इसमें कई देश मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को रूस के खिलाफ प्रशिक्षण दे रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए, 28 मार्च, बी, 20 मार्च, सी, 14 मार्च अथवा ऑप्शन डी, 29 मार्च। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी 28 मार्च। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 मनाया गया। इस बार इसकी थीम कचरे को कम करने और उसके प्रबंधन के लिए टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से मजबूत प्रथाओं को करना है। इस मौके पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कचरा मुक्त शहरों के लिए एक रैली का आयोजन किया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सिपाही विद्रोह जो कि 1857 का है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विद्रोहियों ने कुछ स्थानों पर कुछ प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने की कोशिश की। दूसरा, विद्रोही नेता अंग्रेजों के पहले वाली व्यवस्था ही यानी पुरानी व्यवस्था ही बहाल करना चाहते थे। तीसरा, विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था। आपके विकल्प हैं ए, 1, 2 और 3, बी, केवल 3, सी, केवल 1 और 2 अथवा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने की कोशिश की। बेशक ये प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से ये पता चलता है कि विद्रोही नेता अंग्रेजों के पहले वाली 18वीं सदी की व्यवस्था फिर से लागू करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया। लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गईं। सेना की कमान श्रृंखला तय की गई यानी हायरार्की तय की गई, कमान हायरार्की। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था। आज ही के दिन यानी 29 मार्च के ही दिन मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाकर विद्रोह की अनौपचारिक शुरुआत कर दी थी, इसीलिए इस प्रश्न को हमने शामिल कर लिया। बढ़ते चौथे प्रश्न की ओर। डे लाइट सेविंग टाइम यानी डीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, डीएसटी की जरूरत सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा और कर्क एवं मकर रेखा के आसपास के देशों को पड़ती है। दूसरा, ध्रुवों के पास के देशों को इसका कुछ खास फायदा नहीं मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं ए, केवल 1, बी, 1 और 2 दोनों, सी, केवल 2 अथवा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया के कई देशों में गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और सर्दियों में रातें। ऐसे में मानवीय गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन देशों में डे लाइट सेविंग टाइम की व्यवस्था है, जिसकी वजह से साल में 2 बार लोगों को अपनी घड़ियों को आगे पीछे करनी होती है, यानी समय में बदलाव करना होता है। पृथ्वी की धुरी झुकी होने के कारण साल भर दिन का समय एक सा नहीं रहता है। दिन और रात के समय का अंतर ध्रुवों की ओर ज्यादा होता है। यही वजह है कि डीएसटी की जरूरत भूमध्य रेखा और कर्क एवं मकर रेखा के आसपास के देशों को कम पड़ती है, जबकि ध्रुवों के पास के देशों को मौसम के अनुसार घड़ियां आगे पीछे करने का फायदा ज्यादा मिलता है। लेबनान में इन दिनों अभी वर्तमान में डीएसटी को लेकर काफी विवाद चल रहा है, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। पहला, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा, 2 कूबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तीसरा, 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए केवल 2, बी केवल 1, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। एशियाई शेर पैंथेरा लियो पर्सिका उप प्रजाति का सदस्य है। वर्तमान में ये मूलतः भारत तक ही सीमित है और गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य इसका एकमात्र निवास स्थान है। इन एशियाई शेरों को प्राकृतिक आपदा, अवैध शिकार, मानव पशु संघर्ष आदि से खतरा है। IUCN की रेड लिस्ट में ये लुप्तप्राय साइट्स की परिशिष्ट 1 में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इन्हें शामिल किया गया है। भारत सरकार एशियाई शेरों को गिर राष्ट्रीय उद्यान से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने की योजना बना रही थी, लेकिन अभी इसकी फिर से जांच कर रही है। ये प्रश्न साल 2019 में यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है। खैर, तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।